Good morning, everyone. Welcome to my channel, and I'm again back with the lesson number 8, which was China's way to progress. And we have seen that how China has made progress over the years after taking their independence from the foreign rule, and how they have developed their society, and how the attitude of world is altogether changed. Everyone wants to quote China, everyone wants to go into China, everyone wants to have ties with China, whether these ties are economical, social, or business. And we have also seen how they have improved their social experiment, how they have empowered their society, how they have empowered individual, and what are the perks of communism. We have also seen the system of communism का सिस्टम क्या होता है. कम्युनिटी का मतलब होता है इकट्ठे लोगों के साथ मिल के रहना और मुश्तरका दौलत एक कंट्री की होना, जिसमें सोसाइटी के हर शख्स को इक्वल इक्वल नहीं, हर शख्स को मौक़े हासिल हो, हर शख्स के दरमियान दौलत की इक्वल तकसीम होती है. कोई भी शख्स सोसाइटी का जो है वो बिलो एवरेज उसको नहीं रहना पड़ता, क्योंकि मौक़े जो हैं वो हर किसी को दस्तयाब होते हैं. और इस तरह से चाइना ने अपनी तरक्की में काफ़ी अहम किरदार अदा किया है, और उन्होंने अपने कंट्री की जो ट्रेडिशन है उसको चेंज नहीं होने दिया. टेक्नोलॉजिकली चाइना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसके बावजूद उसने जो अपनी रूट्स हैं, जो अपने जो तौर तरीके हैं वो नहीं छोड़े हैं, और फिर भी इसके बावजूद वो नेक्स्ट सुपर पावर बनने जा रहा है. तो आज हम डिस्कस करेंगे डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी, एंड वी विल सी व्हाट इज़ दैट. बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड मीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. सेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है टू फोकस ऑन वन प्लेस, बट डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूट इन ऑल द सेक्शंस, डिस्ट्रीब्यूटेड. सो द मनी विच इज़ डिसेंट्रलाइज, दैट मीन्स कि पैसा जो है उसमें सोसाइटी के ऑल सेक्शंस में, कंट्री के ऑल सेक्शंस में उसकी रेल पेल होती है. वो किसी ख़ास तबके में या किसी ख़ास जगह पे फ्रीज़ नहीं रहता. So, gigantic Chinese social experiment does not only concern Asia, however, but the West too. Everyone is concerned with the gigantic Chinese social experiment because it is so huge, it is so innovative, it is so grand कि हर कोई जानना चाहता है कि चाइना ने किस तरह इतनी जल्दी तरक्की हासिल की है. Which has always claimed to have found the final answer to the problem of man and civilization. And whether it is West or East, मगरब है या मशरिक़ है, दुनिया का हर कंट्री इंसान और सिविलाइजेशन, जो इंसान की तहज़ीब है उसको इम्प्रूव करना चाहता है. यही पर्पज़ होता है कंट्रीज़ का. फॉर ईयर्स द चाइनीज़ हैव बीन स्ट्राइविंग टू मेक द वर्ल्ड रियलाइज थ्रू देयर ऑफिशियल इंटरप्रेटर एंड पर्सनल फ्रेंड ऑफ माओ, Edgards know that there are other important things in life besides an increase in GNP. GNP stands for Gross National Product. All the production that is made in a country about different products. किसी भी तरह की जो प्रोडक्शन होती है, जो किसी भी तरह की चीज़ें जो कोई कंट्री बनाता है, चाहे अपनी ज़रूरत के लिए या एक्सपोर्ट करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. पैदावार को कहा जाता है बेसिकली. So China has been trying to tell us that only thing important, people say that only thing important for a country is its production, कि आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, but that is not true. There are other things as well which need to be cherished. The Chinese model cannot be analyzed according to its differences from the Western system. The writer says that it is not true कि China जो है that is on the opposite to West. वेस्टर्न सिस्टम से ऑपोजिट है, ऐसा नहीं है. इट हैज़ अ लॉट मोर. इट इन्वॉल्व्स एन अटली डिफरेंट अप्रोच मीन्स उनकी सोच, उनकी थिंकिंग इज़ क्वाइट डिफरेंट. इट इज़ अ क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ल्ड एंड अ न्यू मैन. New world and new man, a new attitude, a new thinking. The cities show an absence of automobiles. Automobiles गाड़ियों को बोलते हैं. Which is neither backwardness or nor delay but a rejection. इफ़ यू विज़िट देयर सिटीज़, अगर आप उनके शहरों में जाते हैं, यू विल नॉट सी सो मच ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियाँ नज़र नहीं आएंगी. एंड दैट इज़ नो पॉवर्टी और बैकवर्डनेस. इसका मतलब दकियानूसियत नहीं है, बल्कि दैट इज़ देयर चॉइस दैट वी डोंट वांट टू रिलाई ऑन मशीन्स. यू वॉन्ट सी एडवर्टाइजिंग, यू वॉन्ट सी नियॉन साइंस, जो चमकीले इश्तहारात होते हैं वो आपको नज़र नहीं आते. एंड द थ्री फेवर्स ऑफ मनी, अल्कोहल एंड सेक्स, और जो 3 तरह के जो नशे होते हैं इंसान में, पैसे का, शराब का और सेक्स का, ये चीज़ें आपको चाइना में नज़र नहीं आएंगी, जो कि पूरी दुनिया में नज़र आती हैं.
Political control over the masses not only stops the exodus from the countryside but even manages partly to reduce the populations of cities. So this thing is very important. There is a sharp control of government on the issue के कोई भी शख्स अपने देहात को छोड़ के शहर में मुंतकिल ना हो जाए। ना सिर्फ ये बल्कि वो शहरों को आबादी के शहरों में आबादी के बढ़ने को भी रोकते हैं। दे कीप अ स्पेशल चेक ऑन द leaving of villages and shifting to cities because they try to provide every facility to the villages. They want to bring them in mainstream, that nobody should go to the city leaving the villages. If everybody will go to the cities leaving villages, then who will do the agriculture? आपकी ज़राअत कैसे चलेगी अगर आपके गांव से सारे लोग शहरों में शिफ्ट हो जाएंगे? तो गवर्नमेंट का ये बहुत बड़ा कंसर्न होता है वहाँ पे। इन द ईयर 2000, क्योंकि ये लेसन काफ़ी पहले लिखा गया है, तो वो 2000 में प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि चाइना कैसा होगा। चाइना विल स्टिल बी अ पावरफुली एग्रीकल्चरल एंड पेजेंट कंट्री, फॉर इट्स मॉडर्नाइजेशन विल हैव occurred without a flight from the fields, which is the price paid by the West. Now the writer is predicting कि साल 2000 में चाइना जब एक इतना मॉडर्न दौर आ जाएगा, तब भी चाइना एक ज़राई मुल्क रहेगा, क्योंकि जो मॉडर्नाइजेशन होती है, इनकी जो मॉडर्नाइजेशन होगी, नो डाउट चाइना विल बी मॉडर्न एट दैट टाइम, बट स्टिल इट विल बी एग्रीकल्चरल, ज़रूरी मुल्क रहेगा लेकिन मॉडर्न भी होगा, क्योंकि इनका मॉडर्निज़म, इनको मॉडर्न होने के लिए अपने गाँव को या देहातों को छोड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि देहातों को छोड़ के वेस्टर्न कंट्रीज़ ने बहुत बड़ी कीमत अदा की है, और वो कीमत यह है कि उनकी ज़राई, उनका जो ज़राअत है, जो एग्रीकल्चर है, दैट हैज़ बीन अफेक्टेड वेरी बैडली. In China too, the average size of farming concern is growing through the system of communes. वहाँ पे कम्यून्स एक ग्रोह बंद की जाती है, जो ज़राअत को, ऐसे ग्रोह बनाए जाते हैं जो ज़राअत को कंट्रोल करते हैं, विद सब डिविजन्स इनटू प्रोडक्शन ब्रिगेड्स एंड टीम्स. कुछ ऐसे टीम्स बनाई जाती हैं जिनमें मुख्तलिफ तरह की जो प्रोडक्शन होती है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है. मतलब एक सिस्टमेटिक वे में एग्रीकल्चर डील किया जाता है, एक प्रॉपर गवर्नमेंट के अंडर आता है वो उनका जो डिपार्टमेंट है. बट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द पेजेंट मैसेज स्टे पुट एंड कैरी ऑन देयर ट्रेडिशनल इंटेंसिव लेबर. लेकिन जो एक आम तौर पे जो काम होता है, जो बिज़नेस होता है एग्रीकल्चर का, वो अपने पुराने पैटर्न पे किया जाता है. मतलब जो किसान होते हैं वो अपने लिहाज से काम कर रहे होते हैं. Agricultural mechanization is being introduced with the considerable caution so as to avoid upsetting the balance. Because it is a modern age, so nobody can do without machinery and modernism. Definitely we need machines when we are into agriculture. लेकिन वो जो machines provide करते हैं अपने किसानों को, इस बात का ख्याल ज़रूर रखते हैं कि तवाज़ुन बरकरार रहे, कि बहुत ज़्यादा मशीनरी पे उनको डिपेंडेंट ना किया जाए. But the essential point of the matter is that the agricultural laborer, through possibly deprived of farming machinery, must not and does not want to be urbanized, but it is instead kept on spot and incorporated in local small industries. जब किसानों को मशीनरी से महरूम रखा जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उनको फोर्स करें, बट इनफैक्ट वो खुद ही अपने उन तौर तरीक़ों को छोड़ना नहीं चाहते, और उनको स्मॉल इंडस्ट्रीज़ लगाने की इजाज़त दी जाती है, उनको एम्पावर किया जाता है. He does not flee to the cities because the industrial road passes through the technically oriented agriculture and a decentralized industry. उनको नहीं जाना पड़ता शहरों में, कि शहरों में बहुत ज़्यादा पैसा है, वहाँ जाके वो पैसे कमा सकते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं तो वहाँ जाके वो सक्सेसफुल होंगे. They have enough resources there in the villages. They have enough opportunities to earn for them. So they don't want to leave their villages. इस तरह की टेक्निक्स, इस तरह के रूल्स रेगुलेशंस बनाई गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, दैट नोबडी एक्चुअली वांट्स टू लीव द विलेजेस. Economic decentralization, which is perhaps the most important step in Chinese domestic policy since the great proletarian cultural revolution, उनका जो कल्चरल रेवोल्यूशन आया था, उसकी वजह से जो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है उन्होंने, वो इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी इसको मैं इजी वर्ड्स में अगर आपको बताऊं तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि पूरा कंट्री जो है उसकी जो प्रोडक्शन है, ज़ाहिर है वो एक एक इंडिविजुअल से बनती है, तो हर इंडिविजुअल की जो इनकम है उसमें से कुछ हिस्सा कंट्री को जाना बहुत ज़रूरी है. मतलब वहाँ पे लोग सिर्फ अपने लिए नहीं कमा रहे होते हैं बल्कि अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए कमा रहे होते हैं. ऐसा करने से क्या होता है कि सोसाइटी का, उस कंट्री का कोई भी शख्स जो है वो महरूम नहीं रहता. सो दिस इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन. उनको अपना हिस्सा भी मिलता है, लेकिन वो जो भी कमाते हैं उसमें से एक
फुल फ्लैज हिस्सा उनकी कंट्री को जाता है, उनकी कम्युनिटी को जाता है। दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन। ऐसा नहीं है कि अमीर जो है वो अमीर से अमीर होता जा रहा है, देयर इज़ एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ विद इन दैट सोसाइटी। और इस चीज़ ने चाइना को जो क्यूबरसम मतलब मुश्किल और ना पहुँच नागुज़ीर ब्यूरोक्रेसी जो एक सरकारी सिस्टम होता है उससे आज़ाद कर दिया। वहाँ पे रिश्वत नहीं चलती, वहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं है सोसाइटी में, तो इन चीज़ों ने उनको फ्री कर दिया ऐसी कबाहतों से। एंड डेवलप्ड लोकल एंटरप्राइज टू द ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस। नाउ दे आर इंडिपेंडेंट। The 26 Chinese provinces, which are as much as even 4,400 kilometers apart, could for that matter subsist on their own in the event of war, while anybody invading the country would be literally drowned in the sea of people. Okay, अब they are giving us an example that if there is a war, अगर वहाँ पे कभी जंग लग जाए, क्योंकि वहाँ पे 26 प्रोविंसेस हैं, तो उनके जो सूबे हैं वो अपनी नीड्स पूरी खुद कर सकते हैं। उनको अब उनकी जितनी भी प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा होती है कि उनको किसी भी बाहर वाले कंट्री से कुछ भी मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो उन पे हमला करेगा उसको लोग ही लोग नज़र आएंगे, मतलब उनके लिए उनको compete करने के लिए इतने लोग होंगे कि वो कभी भी उनसे वो जंग जीत नहीं सकेंगे, उनको वो बाउंड नहीं कर सकेंगे। जब जंग शुरू होती है तो कंट्री का जो बाहर से कॉन्टैक्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन इन दैट केस चाइनीज़ डोंट हैव टू कीप एनी कॉन्टैक्ट विद आउटर वर्ल्ड बिकॉज दे हैव ऑल द रिसोर्सेज विद themselves they can do on their own. This brings us to the human side of the Chinese experiment in creation a new world. न्यू वर्ल्ड का वर्ड यहाँ पे बार बार यूज़ हो रहा है कि उन्होंने एक नई दुनिया कायम की है, विच इज़ एन एग्जाम्पल. इट इज़ सिंपली अ मैटर ऑफ प्रोवाइडिंग दैट थॉमस होब्स वॉज रॉन्ग व्हेन ही रोट. थॉमस होब्स इज़ अ वेरी फेमस राइटर. उसने अपनी बुक में लिखा था दैट मैंस कंडीशन इज़ अ कंडीशन ऑफ वॉर विद एवरी वन अगेंस्ट एवरी वन, कि इंसान जो है वो हालते जंग में है और वो जंग उसकी हर किसी से है. और चाइना ने इस चीज़ को रॉन्ग प्रूफ किया कि नो, मैन लिव्स फॉर हिम, नॉट ओनली फॉर हिम बट ऑल्सो फॉर हिज कम्युनिटी. कि जो लोगों की जो मैन पावर है उस पर फोकस किया गया है कि इकट्ठे मिल के अगर आप कुछ भी काम करते हैं तो उसका जो इफेक्ट है वो मल्टीप्लाई हो जाता है. What is taking place today in the world's most populous country is therefore the education and re-education of man. If we observe Chinese system, so we will see that actually this is the not only education but re-education of man. इंसानियत सिखाई है उन्होंने हमें. The heart of the matter is the need to root out selfishness and bring into existence selfless, dedicated men whose happiness consists of serving their fellow men in fullest sense of human community. So they serve human community. Their purpose is to serve humanity. They are not selfish. They don't only think about themselves that, well, what we will earn for ourselves, but they earn for their community, for humanity. In a humanism at the service of collective welfare, China is striving to conceive modernization. वो ह्यूमन भी हैं और इसके साथ साथ दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू बी मॉडर्न बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ एम्बेलिशमेंट ऑफ लैंडस्केप. उनके कंट्री भी खूबसूरत हैं. Development of people's cultural life for the benefit of all instead for the benefit of the placing the needs of men before those of the machines. Now they don't want to be slave of machines. Actually they use machines as the slave of men. They use machines as the helper of men, not as the masters of men. तो उन्होंने मशीनों में और इंसानों में एक ख़ास बैलेंस रखा है. Here is what Peking People's Daily has to say, commenting on Mao's famous maxim. अब माओ का फेमस मैक्सिम हमें बताया जाता है. वो क्या कहते हैं? Rely on your own forces. That man should rely on his forces, his abilities, rather than depending on machines. So I think that's enough for today. And now you will note down your questions for today's assignment. Your question number 1 is, how does China rely on its resources? Your question number 2 is, you will write a note on China's agriculture system. So these are your 2 questions that you will write and you will answer. And if you face any difficulty, you can ask me. And we will meet tomorrow. Till then, take care. Allah Hafiz.